नमस्कार। संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रोग्राम, और यह एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम का उद्देश्य मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि विगत वर्षों के प्रश्नों और कुछ अभ्यास प्रश्नों को लेकर एक टॉपिक का पूरा अध्ययन करते हुए अपनी तैयारी को पूर्ण रूप देना। तो उसी प्रक्रिया के अंतर्गत आज आरंभ कर रहे हैं इस प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को, और ये सारा प्रोग्राम आपको संस्कृति आईएएस के ऐप में मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड करें और विस्तार से वहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने विगत वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको बतलाया था कि क्यों अध्ययन करना चाहिए, विगत वर्षों में कितने प्रश्न आते हैं। जो पिछले वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम सीधे टॉपिक पर बात शुरू करेंगे कि हम आधुनिक भारत के इतिहास के साथ इस प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत उस आधुनिक भारत में टॉपिक वाइज मैंने कहा था कि क्रम से हम एक एक करके चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला जो कार्यक्रम टॉपिक के साथ शुरू होता है वह है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसी तरह हम क्रम से चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया कि पिछले लेक्चर में हमने बतलाया हुआ था आपको कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, क्षेत्रीय राज, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, आर्थिक नीतियाँ, वो टॉपिक्स उसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें पहला चैप्टर कवर कर रहे होंगे हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और इससे संबंधित जो अभी तक प्रश्न आए हैं और जो अभ्यास के रूप में हम लेंगे। तो ऐसे कुल हम 15 प्रश्नों को आज यहाँ पर लेकर आपसे चर्चा कर रहे होंगे। 15 क्वेश्चंस हैं, और इसका तात्पर्य ये होगा कि इस क्वेश्चन डिस्कशन के माध्यम से आपका वो टॉपिक तैयार हो गया जिनका पहले से पढ़ा हुआ था, रिवीजन हो गया, और प्रश्नों को हल करने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन बातों की भी चर्चा इसके अंतर्गत हम कर रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि इस भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से अभी तक जो प्रश्न आए हुए हैं यूपीएससी के अंतर्गत, उनको अगर हम देखें तो अगर सामान्य रूप से कुछ प्रश्नों को हटा दिया जाए तो ऐसे प्रश्नों की संख्या अपने आप में 11 नज़र आती है। और यही वजह है कि ये प्रश्नों की संख्या, और तत्पश्चात हम कुछ अन्य प्रश्न को भी लेंगे ताकि आप उन नवीन प्रश्नों के माध्यम से भी अपने आप को आंक सकें, उनकी तैयारी को पूरा कर सकें। और अब यूरोपीय कंपनियों के आगमन की स्थिति को जानेंगे, समझेंगे प्रश्न के साथ ही कि उसमें पुर्तगीज़ आए, डच आए, अंग्रेज हैं, डेनिश हैं, फ्रांसीसी हैं। तो उनसे संबंधित जो प्रश्न प्राय पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। प्रश्नों के माध्यम से तैयारी की प्रक्रिया कैसे हो। जैसे अभी एक प्रश्न है, यह सुमेलित करने के लिए, मैच करने के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे लिखे गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए, एक तरफ समुद्री यात्री और दूसरी तरफ देश का नाम दिया हुआ कि वह समुद्री यात्री किस देश से संबंधित है। सन 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया आईएएस की परीक्षा में, जीएस में। वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक, तस्मान, और एक तरफ देश दिया हुआ है स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। स्वाभाविक सी चीज़ है कि एक आमतौर पर इस अध्ययन के दौरान अब मैच करने के क्वेश्चंस को पढ़ना होता है, और कैसे मैच करना है ये बात भी जाने, चीज़ों को समझते हुए कि ठीक है कि वास्को डी गामा, ये कई बार यह चीज़ें समझ में आती हैं कि जब हम पढ़ते हैं चैप्टर तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा वह यात्रा कर रहा है
1498 में यहाँ पर पहुँच रहा है कालीकट में, वहाँ के शासक जमोरी ने उसका स्वागत किया। तो ये वास्को डी गामा पुर्तगीज, कोलंबस के बारे में भी प्रायः जानते और पढ़ते रहे हैं कि स्पेन के शासकों ने कोलंबस को भौगोलिक खोजों के लिए भेजा और अमेरिकी क्षेत्र की यात्रा तो अमेरिका की खोज कहला रही होती है। कैप्टन कुक एक ब्रिटिश यात्री, एक तरीके से ब्रिटेन तो इसका ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों तक खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, और तस्मान ये हॉलैंड का निवासी। इस तस्मान ने तस्मानिया, फिजी, न्यूजीलैंड के क्षेत्रों की अपनी खोज की, खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे लिखने के बाद अब आपके लिए ये चीज़ हो जाती है कि 2143 कहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो 2143 बी में, यहाँ पर आपका आंसर बी होगा। अब यही चीज़ है कि इस प्रश्न का उत्तर तो चलिए समझ गए कि बी है, लेकिन अब यहाँ से अध्ययन शुरू होता है, तैयारी शुरू होती है आपकी, कि हमको अब इस चीज़ को समझना है कि वास्को डी गामा के साथ वह उसकी यात्रा का क्रम कहाँ पहुँचा। तो इसको इस रूप में समझ पाएँ कि वास्को डी गामा जो पुर्तगीज़ यात्री है वह किस तरीके से यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के क्षेत्र में आता है। जिस एक अभी बात हो रही थी तस्मन की, वह तस्मानिया, न्यूजीलैंड, फिजी, इन क्षेत्रों की खोज के रूप में, कर्ता के रूप में जाना जाता है। जिस स्पेन के कोलंबस की बात हो रही है वह इस क्षेत्र की तरफ खोज करते हुए जाना जाता है कि 1492 में यात्रा कर रहा था। और समझने की बात यहाँ पर यह है कि ये भौगोलिक खोजें हो क्यों रही थी, क्या कारण थे कि यूरोपियों का भारत आगमन होना है। तो इसके लिए एक बात कि जब भारत में ये लोग आ रहे हैं तो भारत के संदर्भ में तो मध्यकाल कहला रहा है, लेकिन यूरोप के संदर्भ में देखें तो वहाँ पर वह पुनर्जागरण चेतना का विकास है, जहाँ से हम आधुनिक युग की शुरुआत कह रहे हैं यूरोप के संदर्भ में। तो कहीं ना कहीं एक 1453 में जब कुस्तुनतुनिया का पतन होता है तो वहाँ पर इस्लाम के अनुयायियों का नियंत्रण और तत्पश्चात पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध जो था वह भंग हो गया। अतः नए मार्गों की खोज को बढ़ावा मिला, और अब उस नए मार्गों की खोज को पूरा करने के क्रम में उस समय के स्तर पर पुर्तगीज़ स्पेन के शासक बेहद रुचि ले रहे थे। तो उसमें पुर्तगाली शासक हेनरी द नेविगेटर कहलाता है, उसने प्रोत्साहित किया अपने नाविकों को, जहाजी वेड़ों को, और उसी क्रम में अब यह यात्रा शुरू होती है। तो एक चीज़ हो गई कि यह रूट जो नज़र आ रहा है केप ऑफ गुड होप से होते हुए दिखाई पड़ रहा है, और जब पुर्तगीज़ आए तो उसके पश्चात अन्य यूरोपीय कंपनियों को भी लाभ समझ में आया, और वो भी बाद में धीरे धीरे आते हैं। ऐसे में जो ये रूट है कि इस वास्को डी गामा के द्वारा लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी, वहाँ से वह जो है जुलाई 97 में मूव करता है, और फिर एक गुजराती नायक अब्दुल मजीद नायक के माध्यम से साथ साथ वह केप ऑफ गुड होप होते हुए, अब केप ऑफ गुड होप नवंबर 1497 में पहुँचता है, और वहाँ से होते हुए वह कालीकट के क्षेत्र में आता है, और फिर 1498 का समय। तो एक बार्थोलोमेव डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी 1487 में। उसी रास्ते से अब होते हुए जो है वास्को डी गामा यहाँ पर आता है।
और वहाँ पर कालीकट पे जब आता है तो वहाँ के शासक जो जमोरिन कहे जा रहे थे स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ, यही मालाबार तट है। तो ध्यान रखने की बात है कि वास्को डी गामा के साथ एक गुजराती अब्दुल मजीद भी मौजूद था और जमोरिन ने उसका स्वागत किया। यहाँ पर पहले से मौजूद अरबी क्षेत्र के जो व्यापारी थे उनके साथ उसकी झड़प होती है और धार्मिक मसले पर यह झड़पें होती हैं। देखा जाए अगर तो वास्को डी गामा वापस भी तुरंत चला जाता है, रिटर्न टू पुर्तगाल अगस्त 1498 में, और ये जाता है और वहाँ पर जो वस्तुओं को बेचकर, अर्थात यहाँ से जिन वस्तुओं को लिया गया जिनमें मसाले मुख्य रूप से थे, तो उनको यूरोप पे बेचकर उसने 60 टाइम्स उस प्रॉफिट कमाया। जितनी लागत थी, जितना खर्च था, उसका 60 गुना लाभ। और फिर दोबारा भी आता है। तो पुर्तगालियों के आगमन का आरंभकर्ता वास्को डी गामा है और वह इस रूट से होते हुए और पुनः इसी रूट से वापस भी जाता है। और इस आने जाने में लगभग, जो उसको आने में लगभग 10 महीने का समय लगा था। अमीनुल हक ने उसके समय शासक जो था वहाँ पर भेजा था। अब इसी तरीके से दूसरा एक प्रश्न देखें कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। ध्यान रखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। कौन सा कथन सही नहीं है? अब यही चीजें हैं कि इन्हीं शब्दों को थोड़ा सा अपनी सामान्य भाषा में कन्वर्ट करने की जरूरत है कि नॉट करेक्ट। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, बड़ी सीधी सी बातों को हम सही और गलत के शब्दों में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो कौन सा सही नहीं है, इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि कौन सा कथन गलत है। अब ये सेंटेंस सही हो गया। ये काम हमेशा कर रहा होगा। कई बार लिखा होता है असत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो हम हमारे बात में, बोलचाल की भाषा में, यह असत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ये चीज़ें नहीं होती। सही या गलत दिमाग में ज़्यादा तेज़ी से कार्य करता है। तो ये कन्वर्ट करने की ज़रूरत है कि सही नहीं है का तात्पर्य क्या गलत है। और अब पढ़ते हैं इस चीज़ को कि क्या गलत है। कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। समझने की ज़रूरत है अब यहाँ पर कि पुर्तगाली यात्री हम देख रहे थे वास्को डी गामा, वह 1498 में आ रहा है, वह कालीकट पहुंच रहा है। और फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया। सोचने की बात यह है कि एक ही वर्ष के अंतर्गत कोई कंपनी आ रही और एकदम से कब्जा कर लेगी। इसीलिए यूपीएससी के क्वेश्चंस में रटने से कहीं ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत होती है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया। ये बात तार्किक नज़र नहीं आती। मान लीजिए हमको कोई चीज़ पता नहीं है तो भी हम इस बात को समझ पाएंगे कि 1498 में आया, 1499 में गोवा पर कब्जा करने का मतलब कहीं ना कहीं आखिर युद्ध करना पड़ेगा। और एक कोई व्यापारिक समूह जो है भारत में आकर अचानक युद्ध करने लगे, ये समझ से परे। तो ये बात एक तरीके से कहा जाए, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। गोवा पर उन्होंने, हम अभी आगे समझ पाएंगे, 1510 ईस्वी में जो है वह बीजापुर के यूसुफ शाही शासक, आदिल शाही शासक से जो है छीना था, उस पर युद्ध में पराजित करके जीता था। तो यहाँ पर यह चीज़ आती है कि यह स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरी बात है कि अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। तो एकदम ठीक बात है कि दक्षिण भारत, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, दक्षिण भारत में, भारत में नहीं।
अगर कहीं यहाँ भारत लिखा होता तो भारत के अंतर्गत उनका पहला कारखाना सूरत में था 1608 में। मछलीपट्टनम में यह है 1611 ईस्वी में उन्होंने अपना कारखाना लगाया था। तो दक्षिण भारत लिखा, यही सावधानी बरतने की जरूरत होती है, वरना इतनी सी थोड़ी सी असावधानी हुई कि दक्षिण की जगह आप केवल भारत पढ़ लिए, उत्तर गलत हो जाएगा। यही वजह है कि पीटी के संदर्भ में सावधानी ध्यान में रखना है। पढ़ना होता है 2 घंटे में, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन देने का मतलब ही यही है कि आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो। तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था 1611 ईस्वी में, यानी ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है, ये बात एकदम ठीक नजर आ रही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया था। ये तथ्यात्मक चीज़ है, पढ़ने के दौरान ये बात हम समझते और पढ़ते हैं। तो 1633 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी ने उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया, ये बात भी एकदम ठीक है। और फिर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। ये यांग फ्रांसीसी संघर्ष के दौर की बात है, तो उस समय के स्तर पर यह बात एकदम ठीक है कि मद्रास पर कब्जा कर लिया था। जब फ्रांसीसी पढ़ेंगे तो ये बात वहाँ पर दोबारा आएगी। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर आपने गलत का टिक लगाया है, यानी यही स्टेटमेंट गलत नज़र आ रहा है, इसलिए उत्तर ए होगा। तो ये तो ए हो गया, उत्तर लगा के चले गए। सॉल्व पेपर तो हर जगह मिल जा रहा है आपको, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। असली मुद्दा ये है कि अब आप इस प्रश्न के माध्यम से चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। अब इसमें से क्या तैयार करना है, ये चीज़ समझिए कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। तो कब लगाया, वो चीज़ दिमाग में आनी चाहिए। दूसरी चीज़ भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अंग्रेजों ने जो है पूर्वी भारत में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना 1633 में लगाया। कभी कभी आपको अगले वर्ष हो सकता हो, कभी मैच करने का क्वेश्चन दे दे, एक तरफ जो है कि ब्रिटिश कंपनी और स्थापित वर्ष, तो एक प्रश्न से हम आगे के वर्षों के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। और फिर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। स्वाभाविक सी बात है कि मद्रास पर कब्जा कर लिया, तो किसका केंद्र था मद्रास, कौन वहां मौजूद था, तो अंग्रेजों का यह प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था। तो मद्रास पर कब्जा कर लिया। यह भी आपको अब तथ्य याद रखना है, आगे कभी भी प्रश्न पूछ सकता है कि मद्रास पर कब्जा कर लिया, फिर किस संधि के माध्यम से या किस तरीके से यह वापस अंग्रेजों को प्राप्त होता है। तो मैंने कहा कि वह कर्नाटक वार के अंतर्गत जरा हम समझ पाएंगे। अब यही चीज़ है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों की जो प्रमुख फैक्ट्री थी कहाँ कहाँ स्थापित हो रही है, देख रहे हैं कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित हुई थी 1503 में। डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में। डेनिश कंपनी, डेनमार्क की कंपनी ट्रंकोबार तमिलनाडु में 1620 में। फ्रांसीसियों की बस्ती सूरत में 1668 ईस्वी में। ये मैच करने का क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर मौजूद होता है, इसलिए स्लाइड के माध्यम से आपको बतलाना चाहे, ये याद रखना होगा कि आखिर प्रथम फैक्ट्री किसकी कहाँ पर है और कब स्थापित हो रही है। तो पुर्तगालियों की पहली बस्ती कोचीन में, यानी बस्ती का तात्पर्य, अब इस बात को समझ पाइए, फैक्ट्री, दुर्ग, बस्ती, किले ये कहा जाता है। तो यहाँ पर इन फैक्ट्री का तात्पर्य, कारखाने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह कोई उत्पादन केंद्र था। कारखाने का तात्पर्य यहाँ पर बड़ी सीधी सी चीज़ है, गोडाउन, भंडार गृह। और वे पुर्तगीज जब आए तो उन्होंने विभिन्न बस्तियाँ बसाई, जिन्हें हम फैक्ट्री कह रहे हैं, किले कह रहे हैं, दुर्ग कह रहे हैं। उन्होंने यह परंपरा किससे सीखी, तो इटली के व्यापारियों से उन्होंने यह परंपरा को प्राप्त किया हुआ था कि वह व्यापारी केंद्र बनाते थे। अब एक जगह सामान को रखना था और फिर तत्पश्चात यहाँ से वस्तुओं को ले जाना था। तो पुर्तगालियों का पहला केंद्र कोचीन था, जिसे हम कोच्चि के नाम से भी जानते हैं। डचों ने मसूलीपट्टनम में अपना पहला केंद्र बनाया था 1605 ईस्वी में। अंग्रेजों ने सूरत के अंतर्गत 1608 ईस्वी में।
डेनिस कंपनी ने 1620 में ट्रंकोबार में और फ्रांसीसी सूरत में। तो कभी कभी एक क्रम लगाने के लिए भी वो चीज़ें आती हैं। समझा जा सकता है कि पहला किसका स्थापित हो रहा है, दूसरा किसका हो रहा है। तो क्रम लगाने के अनुसार, अर्थात कंपनियों की अपनी फैक्ट्री स्थापना को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है भारत के अंतर्गत। तो यहाँ से भी आपके पास प्रश्न आते हैं, इसलिए ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत होगी। इसी तरीके से एक प्रश्न कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। अब बड़ी सीधी सी बात है कि समुद्री स्तर पर लूटपाट करने की नीति तो दरअसल इन्हीं पुर्तगालियों की थी। वह अपने आप को एस्तादो द इंडिया कहते थे, सागर का स्वामी कहते थे। ऐसे में इस हुगली क्षेत्र के अंतर्गत समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा पुर्तगालियों ने बनाया था। तथ्यात्मक चीज़ें इनको याद रखना होगा। अब ये लूटपाट करते थे और यही वजह है कि इस हुगली क्षेत्र के अंतर्गत उस समय मुगल शासन सत्ता मौजूद थी, तो पुर्तगीज़ की आदत पड़ गई थी लूटपाट की, तो वहाँ पर भी शुरू हो गए। तो 1632 में उस समय शाहजहाँ का शासन था, उसके बंगाली गवर्नर उस समय क्षेत्र के अंतर्गत कासिम खां। तो कासिम खां ने वहाँ पर जो है इन हुगली के पुर्तगीज़ों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की, वहाँ से भगा दिया। तो बंगाल की खाड़ी या हुगली क्षेत्र के अंतर्गत पुर्तगालियों ने लूटपाट के लिए समुद्री अड्डा बनाया था और इन पुर्तगालियों का वह मुगलों के साथ संघर्ष जो नज़र आता है, वहाँ पर 1632 ईस्वी में शाहजहाँ के समय में कासिम खां के नेतृत्व में मुगलों ने इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई। तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, कभी इसी रूप में पूछ सकता है कि हुगली के अंतर्गत पुर्तगालियों के साथ मुगलों का संघर्ष किस एक शासन काल के दौरान होता है या किस एक बादशाह के दौरान होता है। तो शाहजहाँ के समय में होता है। ये चीज़ ध्यान में रखने की है। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए अगर, तो ये हुगली क्षेत्र के अंतर्गत वह 1579 में आते हैं और 1632 ईस्वी यहाँ पर वह मौजूद है। यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। गोवा में वहाँ पर यह 1961 तक रहते हैं। उनके अलग अलग क्षेत्र नज़र आ रहे हैं कि यह कालीकट कोचीन के अंतर्गत 1663 तक मौजूद रहते हैं। तो ये एक तरीके से पुर्तगीज़ के बारे में सामान्य जानकारी। अब ज़रा यहाँ पर एक फिर से मैच करने का क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मैंने फिर कहा कौन सा सही सुमेलित नहीं, यानी कौन सा गलत है। गलत की बात पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। पहला है कि वास्को डी गामा 1502 में उसकी दूसरी यात्रा के दौरान कालीकट, कोचीन और कन्नौर में व्यापारिक बस्तियों की स्थापना हुई। कालीकट, कोचीन और कन्नौर में 1502 में व्यापारिक बस्तियों की स्थापना हुई। ये बात देख पाएँ कि आखिर 1500 कन्नौर दिख रहा होगा, ये 1502 में, यह कोचीन 1502 में बस्तियों की स्थापना की जा रही है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि ये बात तो ठीक है। फिर बात आती है कि पहला अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में लिखा हुआ है। पहला गवर्नर जिसने नीली जल नीति की शुरुआत की थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला पानी नीति। तो ध्यान रखना है ये बात कि यह अल्बुकर्क नहीं, फ्रांसिस डी अल्मीडा हुआ करता था, जो पहला पुर्तगीज़ वायसराय के रूप में जाना जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी, अर्थात एक तरीके से हिंद महासागर के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। तो ये बात गलत है।
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में अब जाने अगर, कि इसके आगे लिखा हुआ है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पर फ्रांसिस डी अल्मीडा को पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं अल्बुकर्क को ही यह श्रेय दिया जाता है। तो यह चीज़ ध्यान में रखना है, यानी यह कथन भी गलत है, मैच नहीं कर रहा है। फिर है नीनो डी कून्हा, इसने कोचीन से हटाकर गोवा को नई राजधानी बनाई। इसने कोचीन से हटाकर गोवा को नई राजधानी बनाई। तो ये बात एकदम ठीक है कि गोवा पर अल्बुकर्क के समय में नियंत्रण स्थापित किया गया था, लेकिन तत्पश्चात नीनो डी कून्हा के समय में उसने गोवा को राजधानी बनाई थी। तो ये बात ठीक है। अब सही नहीं पूछा है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। कह रहा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो गलत पे टिक लगा हुआ है 2 पे और 3 पे। इसका मतलब उत्तर बी होगा 2 और 3। तो ये अब यहाँ पर आपने ये अध्ययन कर लिया, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि अभ्यास के रूप में यह प्रश्न है। ऐसे में अगर आपके पास खाली उत्तर लगाकर आप चले गए तो तैयारी पूरी नहीं हुई। तैयारी पूरी करने का तात्पर्य ये हुआ कि हम इनके बारे में भी जानकारी कुछ रखें। तो वास्को डी गामा के बारे में तो यह जानकारी मिल गई कि ठीक बात है कि वह जो है पुर्तगाल का यात्री, पहला यात्री जो भारत में आया समुद्री मार्ग से, कालीकट में आता है। वहाँ के शासक जमोरिन उसका स्वागत करते हैं और जिन मसालों को लेकर वह यूरोप जाता है 60 टाइम ज़्यादा जो है वह लाभ कमाता है। तो अन्य जरा गवर्नर के बारे में जानकारी इस रूप में देखी जा सकती है। वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और नीनो डी कून्हा, जो 1505 से 9 तक, 1509 से 15 तक और 29 से 38 तक का समय इनका रहा है। ऐसे में इन पुर्तगाली गवर्नर, उनके कार्यों को अगर समझ लेंगे तो इन्हीं से आपके पास प्रश्न आने हैं, और कोई दूसरा है ही नहीं मामला। तो हमें कोई पुर्तगाली गवर्नर और पुर्तगाल के संदर्भ में कोई रिसर्च नहीं करना है। बड़ी सीधी सी बात है। मुख्य रूप से 2-2, 3-3 बातें इनकी महत्वपूर्ण हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में हम बात करें। मैंने बताया कि नीले पानी नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी को महत्व दिया था, जिसका तात्पर्य यही था कि हिंद महासागर के क्षेत्र पर जो है नियंत्रण स्थापित करना। ये अपने आप को जो है पुर्तगीज सागर का स्वामी कहते थे। नौसैनिक बेड़ा इनका मजबूत था। 1508 में एक संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, जिसमें मिस्र, तुर्की और गुजरात के महमूद बेगड़ा शामिल थे, चौल के युद्ध में वह पराजित हो गया था, चौल का क्षेत्र। अगले ही वर्ष 1509 में संयुक्त नौसैनिक बेड़े को उसने पराजित करके ओरमुज पर अधिकार कर लिया था और यह सागर के स्वामी हो गए थे। एस्तादो द इंडिया के पुर्तगीज के रूप में इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा अल्मीडा के संदर्भ में कोई तथ्य इस रूप में है ही नहीं। तो सोच कर देखिए। और इसमें भी आपको बतला दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ब्लू वाटर पॉलिसी किससे साथ जुड़ी हुई है? पुर्तगीज की, डच की, अंग्रेज। तो पुर्तगीज। और किस गवर्नर के साथ जुड़ी हुई है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब ये कभी नहीं होगा कि फोटो आएगी एग्जाम में पूछने की, ये मत घबराइए एकदम। ये तो खाली है कि एक इमेज है तो चीज़ें याद रह जाएंगी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन को जो है राजधानी बनाया, मुख्यालय बनाया था अल्बुकर्क ने। 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को छीना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और इसी के साथ भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हो गई। ये सब लाइन आपके लिए अगले क्वेश्चन के रूप में होंगी
कि भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। किस पुर्तगीज वायसराय ने जो कोचीन को मुख्यालय बनाया? अल्बुकर्क। और इसके साथ एक चीज जुड़ी हुई है कि पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने को इसने प्रोत्साहित किया ताकि भारत में पुर्तगीज बस्ती का सामाजिक आधार मजबूत किया जा सके। और साथ में इसने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, बंद किया था। तो ये आपके पास 4 तथ्य हैं जो इस अल्बुकर्क के संदर्भ में है। 5वें की जरूरत भी नहीं। तो जब अल्बुकर्क नाम लिखा गया तो हमको उसके बारे में अध्ययन कर लेना होगा। तो याद रखिए कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। 1510 में इसने बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से जो है गोवा का क्षेत्र जीत लिया, प्राप्त कर लिया। और फिर इसी के साथ यानी गोवा को जैसे ही उसने जीता, भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य का स्थापना मानी जाती है। इस अल्बुकर्क ने पुर्तगीज पुरुषों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और भारतीय उन क्षेत्रों से अपने क्षेत्र में जहां पर उनके अपने व्यापारिक केंद्र थे, सती प्रथा बंद कर दी गई थी। यानी किस पुर्तगीज गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में सती प्रथा बंद कर दी गई? तो अल्बुकर्क के समय में। तत्पश्चात तो तीसरा एक व्यक्ति है पुर्तगीज गवर्नर, वो है नीनो डी कूना। 1530 में इसने पुर्तगीज मुख्यालय कोचीन से हटाकर गोवा स्थानांतरित कर दिया। देखिए, अब यहीं पर क्वेश्चन की स्थिति फिर बनती है, गोवा पर किस पुर्तगीज गवर्नर ने नियंत्रण किया? तो अल्बुकर्क ने। गोवा को जो है पुर्तगीजों की राजधानी किसने बनाया? तो नीनो डी कूना में। और ये गोवा वही, सुनकर भावुक हो जा रहे होंगे आप, 1961 में यह यहां से गए। तो ऐसी दशा में क्वेश्चंस कहीं और से नहीं, यहीं से आपसे बनते हैं कि आगामी वर्षों में भी कि 1530 में इसने पुर्तगीज मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। तो अब ये बात आपके पास आनी चाहिए कि कोचीन को मुख्यालय किसने बनाया था? अभी बताया आपको कि आखिर देखिए, कोचीन को मुख्यालय किसने बनाया? अल्बुकर्क ने। कोचीन को अल्बुकर्क ने मुख्यालय बनाया। गोवा को राजधानी या मुख्यालय पुर्तगीज शक्ति का किसने बनाया? नीनो डी कूना ने। यही कंफ्यूजन की दशाएं होती हैं कि गोवा नाम सुन लिया, अब अल्बुकर्क के साथ भी जुड़ा हुआ है, नीनो डी कूना के साथ भी जुड़ा हुआ है। आपको खाली गोवा याद आ रहा है, उसकी घटनाएं नहीं याद आ रही हैं कि गोवा किससे छीना गया, किसके काल में छीना गया। तो 1510 में अल्बुकर्क के समय में गोवा को पुर्तगीजों ने प्राप्त किया, लेकिन उस गोवा को राजधानी किसने बनाया? तो नीनो डी कूना ने। गोवा पुर्तगाली राज्य की राजधानी बन गई। मद्रास के निकट सेंट थोमे में और बंगाल में हुगली में इन्होंने बस्ती की स्थापना की। ये टिपिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं कि हुगली में आखिर किसने बस्ती की स्थापना की थी? पुर्तगीज बस्ती की स्थापना किसके समय में हुई या कौन सा उस समय वायसराय पुर्तगीज था? तो नीनो डी कूना था। इसी के समय में एक तरीके से बेसिन और आगे चलकर फिर दीव पर अधिकार कर लिया गया था। अब पुर्तगीज के बारे में जो मैंने इतना बताया, उसकी एक सामान्य जानकारी यहाँ पर एक साथ ले लें कि पुर्तगाली कंपनी को एस्टाडो द इंडिया के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ये मैच करने के क्वेश्चन के रूप में आता है कि एस्टाडो द इंडिया क्या है, वेरेंगे द ईस्ट कंपनी कौन सी है। वास्को डिगामा भारत आया। दूसरा पुर्तगाली एक पेड्रो अल्वारेज कैम्बेल भारत आया था। ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि दूसरा पुर्तगाली जो व्यापारिक समूह भारत आया था वह पेड्रो अल्वारेज कैम्बेल के नाम से जाना जाता है। वास्को डिगामा पुनः भारत आया। 1503 में कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना होती है।
यानी पुर्तगालियों की जो है वह स्थापित जो फैक्ट्री है कोचीन में स्थापित होती है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया था। यही अल्मीडा के संदर्भ में अभी हम लोग कह रहे थे कि ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला पानी नीति इसने लागू की। भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, वह 1509 में गवर्नर बना। 1530 में गोवा पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी बनी। किसके समय बनी? नीनो डी कून्हा के समय बनी थी। और एक प्रसिद्ध जो ईसाई संत ज्यूस संत जेवियर भारत आए थे। पुर्तगालियों की देन जो भारत में थी, प्रिंटिंग प्रेस गोवा में उन्होंने स्थापित किया था 1556 में। अपने साथ कई फसल को भी लेकर आए थे, मुख्य रूप से तंबाकू व मक्का व लाल मिर्च, ये मुख्य रूप से उनके द्वारा लाई गई फसलें थीं। तो उनकी देन ये थी। पुर्तगालियों ने एक लूटपाट के क्रम में एक पद्धति शुरू की थी जिसको कहा जा रहा होता था कि एक कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम, जो कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम था, इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये समुद्र में सागर के स्वामी कहलाते थे, इनके नौसैनिक बेड़े थे। तो इनका तात्पर्य ये था कि अगर कोई समुद्र के क्षेत्र में व्यापार कर रहा है तो वह इनसे परमिट प्राप्त करे, और अगर वह अनुमति नहीं लेगा तो ये उस जहाज़ को लूट लेंगे, डुबा देंगे, जब्त कर लेंगे। तो कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम किस एक यूरोपीय कंपनी का था? तो पुर्तगालियों का था। ये मुख्य रूप से इंफॉर्मेशंस हैं इसकी। अब जरा देखें डचों के बारे में कुछ जानकारी कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तरीके से यह ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात की जा रही है। द फर्स्ट टू स्टार्ट अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया वर द, कौन थे वे? किन लोगों ने स्थापित किया था, किन लोगों ने आरंभ किया था? तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो एक संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में जाना जाता है, डचों को यह श्रेय दिया जाता है कि डच संयुक्त पूंजी पर आधारित यह कंपनी थी। असल में समझ पाइए इस चीज़ को कि ब्रिटिश कंपनी भी एक तरीके से वह निजी पूंजी पर आधारित कुछ लोगों का समूह था, लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन का नाम है ही नहीं। तो यह भी है कि अपने आप में कन्फ्यूज़न ही दूर हो गया। यूपीएससी की खास बात कि विकल्प में कन्फ्यूज़न रहता ही नहीं। तो डच व्यापारियों ने यह संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की थी। इसी तरीके से 2005 में क्वेश्चन आया यूपीएससी में, देखिए लंबा चौड़ा प्रश्न देखकर पहला दबाव आ जाता है, कौन सा एक निम्नलिखित में से सही है? सीधे सीधे लिखा है सही है, कन्फ्यूजन ही नहीं है कि असत्य है कि असत्य, सीधे सत्य की बात कर रहा है। कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। आधुनिक कोच्चि, कोचीन के संदर्भ में, केरल के क्षेत्र में एर्नाकुलम जिले में मौजूद। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। स्वतंत्रता तक कह रहा है कि कोचीन डच एक उपनिवेश के रूप में था, डचों का वहाँ पर नियंत्रण था स्वतंत्रता तक। तो अब यही समझने की ज़रूरत है कि हम पढ़ रहे होंगे, अभी इसी प्रश्नों के अंतर्गत भी देखेंगे, आगे भी आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि किस तरीके से जो है डचों को अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष के पश्चात यहाँ से जाना पड़ा। तो ये स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश नहीं था, यानी ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ये बात समझने की है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, तो निश्चित तौर पर वह 1663 में वहाँ पर डचों ने नियंत्रण स्थापित किया था कोच्चि में, और फिर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये बात एकदम ठीक है।
आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, बाद में। तो ऐसा नहीं है। कोचीन तो दरअसल पहले पुर्तगालियों का ही केंद्र था। अभी पढ़ रहे थे कोचीन में जो 1503 में पुर्तगालियों ने बस्ती की स्थापना की हुई थी। तो पहले इसका मतलब देखिए, यूपीएससी के क्वेश्चंस की लाइन को थोड़ा सा आराम से समझते हुए पढ़िए। तूफानी गति से जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे कि आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, बड़ा कठिन लग रहा है। नहीं, थोड़ा सा सोचिएगा तो अपने आप में एलिमिनेशन थ्योरी से भी कुछ क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पर यह है कि पुर्तगालियों का पहले नियंत्रण था, इसका मतलब कि ये वाला भी गलत है। कह रहे आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, ये बात भी गलत है। आखिर कोचीन के क्षेत्र पर भी उनका अपना नियंत्रण स्थापित हुआ था, तो ये बात भी गलत है। कह रहा कौन सा एक सही है, तो यहाँ पर डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ये आपके पास क्वेश्चन सही हो जाता है। इसी तरीके से एक प्रश्न डचों से संबंधित और अगर देखें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आप विचार करने लगेंगे। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, तुरंत करने लगेंगे। इस विचार करने से पहले जरा ये समझ लिया करिए कि विचार करना क्या है, विचार करके करना क्या है। सीधे विचार मत करिए, बल्कि सीधे यहाँ पर आ जाइए कि उपयुक्त में से कौन सा से कथन भारत में डच प्रशासन के बारे में सही है। सही। अब विचार करना ज़्यादा आसान है आपके लिए कि जो भी विचार करेंगे सही और गलत का वहीं पर फैसला करते चलेंगे, वरना दिक्कत होगी। तो यहां पर कथनों पर विचार करना शुरू कर देते हैं। लिखा है डचों ने पुलिकट में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। पुलिकट में डचों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अब ये चीज़ डच जब कंपनी का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि नहीं, डचों ने जो है मछलीपट्टनम में अपना पहला व्यापारी केंद्र स्थापित किया था 1605 में। तो फिर यह बात गलत हो गई। लिखा है कि कैरेबियाई द्वीप समूह की ओर डचों का पूरा ध्यान देना भारत की ओर उनका झुकाव कम होने के कारणों में से एक था। कैरेबियाई द्वीप समूह की ओर डचों का पूरा ध्यान देना भारत की ओर उनका झुकाव कम होने के कारणों में से एक था। यानी भारत के ऊपर उनका बहुत ध्यान नहीं था। उसका कारण ये बतलाया जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने कैरेबियाई द्वीप समूह की तरफ ध्यान दिया था। तो इस बात को समझ पाइए कि कैरेबियाई द्वीप समूह की तरफ ध्यान नहीं दिया था, बल्कि वह मलाया द्वीप समूह की तरफ ध्यान दे रहे थे। साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान था, इसलिए भारत को कहा जा रहा है कि ध्यान नहीं था। तो ये बात अपने आप में गलत है। अब डचों के संदर्भ में यह चीज़ जान पाइए कि डच एक तरीके से कहा जा रहा है कि एक सहकारी संस्था के रूप में कार्य कर रही थी, और उन डचों का मुख्यालय जो बना हुआ था वह इंडोनेशिया के क्षेत्र में बाटविया। एक तरीके से डच आरंभिक स्तर पर देखा जाए तो एक 1595 में जो है एक कॉर्नेलियस हाउटमैन नामक डच व्यक्ति जो आया था, वो इंडोनेशिया की क्षेत्र की तरफ गमन कर रहा था, यानी पूर्वी दिशा की तरफ। भारत के अंतर्गत जो कंपनियां मौजूद थी, मैंने कहा 1605 में उन्होंने स्थापित किया पहला। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो भारत में मौजूद डच थे वह सीधे कोई अपने देश हॉलैंड के प्रति जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि वे दरअसल जो इंडोनेशिया बाटविया में एक केंद्र बना हुआ था उसके प्रति जवाबदेही रखते थे। तो ये डच निवासी, डच हॉलैंड के, नीदरलैंड जिसको कहा जा रहा है, उससे संबंधित हैं। और डचों का जो
इस पूर्वी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय था वो भारत में न होकर इंडोनेशिया के बाटविया क्षेत्र में हुआ करता था और भारत स्थित डच कंपनी इसी बाटविया केंद्र के प्रति उत्तरदायी हुआ करती थी। डचों के साथ एक खास तथ्य आपको याद रखने की जरूरत है कि इन्होंने जो है मसाले की तुलना में भारत से वस्त्रों के निर्यात को सर्वप्रमुख वस्तु बना दिया था। अर्थात पुर्तगालियों का बल जो है देखा जाए अगर एक तरीके से इस रूप में अगर कहें कि अगर मालाबार तट पर जो है पुर्तगालियों ने जो है अपना व्यापारिक केंद्र बनाया तो कोरोमंडल तट पर जो है डचों का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था और पुर्तगालियों ने मसाला व्यापार को प्रमुखता दी थी। उसकी तुलना में जो है डचों ने भारत से वस्त्रों के निर्यात पर बल दिया था। तो ध्यान रखना है कि भारत से वस्त्र के निर्यात को निर्यात की सर्वप्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा अंग्रेजों को लेकर। उस अंग्रेजों से पहले ही एक तरीके से वह व्यापार करने की प्रमुख वस्तु बना दिया था डचों ने वस्त्र को। तो डचों के संदर्भ में ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। विदेरा की लड़ाई में, जिसको विदारा भी कहीं कहीं लिखा जाता है, कि फ्रांस ने डच सेनाओं को पराजित किया 1759 में। वेदारा की लड़ाई में कह रहा है कि फ्रांस ने, तो नहीं, इस वेदारा की लड़ाई में अंग्रेजों ने जो है डचों को पराजित कर दिया था, डचों की चुनौती को समाप्त कर दिया एक तरीके से। इसका तात्पर्य कि ये कथन भी गलत है, ये कथन भी गलत है और ये कथन भी गलत है। और प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा सही है? तो जाहिर सी बात है कि तीनों ही गलत है। इसका तात्पर्य उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। इसमें भी ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार गलत ऑप्शंस कर लेते हैं हम लोग जानते हुए भी। तो पीटी के स्तर पर अगर परीक्षा पास करनी है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो पहला प्रयास ये है कि आता हुआ सवाल गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि आते हुए सवाल के गलत होने का तात्पर्य यह है कि आपकी जो भी तैयारी है, जिस भी सोर्स से आपने पढ़ा है, जितने भी वर्ष लगाए हैं, अगर आपने आता हुआ सवाल गलत किया तो 2 घंटे के भीतर आप आते हुए एक सवाल को गलत कर रहे हैं तो अपने आप में हजारों लाखों विद्यार्थियों से पीछे हो गया। क्योंकि ये कंपटीशन इसी चीज़ पर है कि उस 2 घंटे के भीतर कितने लोग आते हुए प्रश्नों को गलत नहीं करते हैं या जो कम से कम गलत करते हैं। स्वाभाविक सी बात है। ये मामला केवल नॉलेज का नहीं होता, जानकारी होने के बावजूद भी कई बार ये सही ही पढ़ने और असत्य पढ़ने में ही जो है कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। और ऐसा क्यों है? इसलिए नहीं है कि कोई यहाँ पर वर्ड बहुत कठिन है, बल्कि इसलिए दबाव होता है थोड़ा। तो व्यक्ति देखता कुछ है, सोचता कुछ है, इसलिए जो है उसको सेंटेंस में वेरिएशन दिखाई पड़ने लगता है। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चंस हल करने का तात्पर्य है, मैं पहले बताया कि खाली आंसर ABCD नहीं, इसके संदर्भ में चीज़ों को डिटेल में देखना। कि जैसे हम कह रहे हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों की जो प्रमुख फैक्ट्री है पहली कहाँ कहाँ स्थापित हुई, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर कह रहा है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 में, डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में। अभी यही क्वेश्चन था कि डचों ने पुलिकट में अपना पहला कारखाना स्थापित किया, ये गलत है। डचों ने मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। तो प्रश्न हल करते समय खाली ये नहीं ध्यान देना है कि अच्छा ये वाला हमको जान गए, अन्य कंपनियों ने अपना पहला कहाँ कहाँ स्थापित किया उसी समय पढ़ना है। और फिर देखिए टाइम भी बचेगा और कोर्स भी कवर होगा। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली बस्ती की स्थापना की। अभी हम ब्रिटिश कंपनी के बारे में पढ़ रहे होंगे तो इसकी चर्चा कर रहे होंगे। डेनिस ने ट्रंकोबार तमिलनाडु में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की और अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की 1668 ईस्वी में। डचों के संदर्भ में अगर देखें कि 1595-96 में प्रथम डच नागरिक कॉर्नेलिस हाउटमैन भारत की तरफ आता है।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1602 ईस्वी में हुई थी और इसे वेरिंगते ओस्ट इंडिसे कंपनी के नाम से जाना जाता था। यानी ये उनकी अपनी डच लैंग्वेज में ये बात कही जा रही है कि 1602 ईस्वी में स्थापित हो रही है वेरिंगते ओस्ट इंडिसे कंपनी की स्थापना। कभी कभी ये मैच करने के क्वेश्चंस आते हैं। 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। एकमात्र किलाबंद डच फैक्ट्री गोल्डिया की पुलिकट में स्थापित की गई थी, दक्षिण भारत में ही 1610 में पुलिकट। बंगाल के पिपली में डच फैक्ट्री की स्थापना 1627 में हुई थी। देखिए, बंगाल में पहली डच फैक्ट्री पिपली में स्थापित हो रही है 1627 में। औरंगजेब ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा में डचों को व्यापारिक अधिकार दिया हुआ था। 1759 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से डचों की पराजय हुई और उनका पतन हो गया। तो एक तरीके से अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था। कब? 1759 में। ये ध्यान रखिएगा, वेदरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल रीजन जब पढ़ते हैं तो उस समय इसकी चर्चा की जाती है कि किस तरीके से बंगाल के जो है वहाँ पर नवाब ने जो है मीर जाफर ने वहाँ पर डचों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र की बात की थी और अंग्रेज़ों को पता चला और अंग्रेज़ों ने डचों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वेदारा के युद्ध में उनको पराजित किया और तत्पश्चात डचों की चुनौती को समाप्त किया। तो ये तथ्य, ये चीज़ें पढ़ने की होंगी। तो खाली क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए चीज़ों को देखना है। अब डच से संबंधित जो प्रश्न है वो इससे बाहर है ही नहीं। तो इसीलिए तैयारी को थोड़ा साइंटिफिक अंजाम देना है, साइंटिफिक वे में लेकर चलना है, वरना समय पास करने के लिए तो बहुत कुछ है कि हमने 1000 सवाल सॉल्व कर लिए, हमने 5000 सवाल सॉल्व कर लीजिए, हमने ये पुस्तक कर ली, उसमें 10,000 सवाल थे, उसमें 20,000 सवाल थे। सवालों की संख्या से नहीं मतलब है, उन सवालों में जो स्टेटमेंट हैं, जो बातें हैं, जो ऑप्शंस दिए हुए उनका अध्ययन करिए और देखिए आप उनके अध्ययन के माध्यम से अपनी तैयारी को पूर्णता प्रदान करना है। ये जो बात मैं कह रहा था कि अभी उन कंपनियों के संदर्भ में पुर्तगीज कंपनी के लिए शब्द दिया जाता है एस्तादो द इंडिया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ग्रेट ब्रिटेन के संदर्भ में 1499 में स्थापित हुई थी। वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी डच के संदर्भ में बात की जाती है। ये शब्दावलियाँ कठिन हो सकती हैं लेकिन हैं तो अब क्या कर सकते हैं। वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी डच की कंपनी है, 1602 में स्थापित हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क की है और फिर फ्रांस की कंपनी को कहा जाता है कंपनी देश इंडस ओरिएंटलेस, 1664 में स्थापित होती है। लुई 14 के समय में वहाँ पर कोलबर्ट उसका वित्त मंत्री था। हम आगे भी पुनः पढ़ रहे होंगे इस चीज़ को, तो इसको ध्यान में रखना है। एस्तादो द इंडिया किसके संदर्भ में कहा जाता है? पुर्तगीज़ को। वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी डच के संदर्भ में और कंपनी दस इंडस ओरिएंटलेस फ्रांस के संदर्भ में। तो ये कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं होगी कि अगर हमने ये चीज़ पढ़ा कि एस्तादो द इंडिया पुर्तगीज़ है, वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी डच के संदर्भ में है और ओरिएंटलेस की अगर बात की जा रही है तो वह फ्रांस की है। तत्पश्चात दूसरी तरफ आने की ज़रूरत है कि कब किसकी स्थापना की जा रही है। तो कंपनी के स्थापना के वर्ष को भी कभी कभी मैच करने के रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको कहा गया 1599 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी कहा जा रहा वह 1602 में, डेनमार्क की डेनिश कंपनी 1616 में, जो कि भारत में 1620 में ट्रंकोबार तमिलनाडु क्षेत्र में अपना पहला व्यापारिक केंद्र बनाती है, और कंपनी देश इंडस ओरिएंटलेस फ्रांस की 1664 में। प्रश्न देखें, अगर अगला हम लोग ब्रिटिश कंपनी के संदर्भ में यह प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अपना पहला कारखाना सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित किया हुआ था? 1608 ईस्वी में कहा जा रहा है, सूरत में। तो स्वाभाविक सी बात है कि वह अगर
पहला कारखाना है। अभी हम सूरत की बात को ज़रा समझ पाएंगे कि किस तरीके से उसको अनुमति पहली कब मिल गई, 1613 ईस्वी में जहांगीर के समय। तो इस समय मुग़ल बादशाह जहांगीर हुआ करता था। अब यही चीज़ है कि ये टाइम पीरियड आपको यहाँ से नहीं पता चलेगा, जब आप जो है मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे उस समय इन चीज़ों को हम लोग कई बार उल्लेख करते हैं। तो खाली तिथि याद रखने से नहीं होगा। तो अब यही चीज़ है कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके संदर्भ में जानकारी हम मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि यह सर्वप्रथम कारखाना किसके समय में स्थापित हो रहा है? जहांगीर के समय में स्थापित हो रहा है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सूरत में स्थापित किया जा रहा है, जो कि अभी आगे भी हम देख पाएंगे। एक प्रश्न है 2012 में आया हुआ, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और फिर विचार करने लगे आप। बस विचार करने से पहले ये समझ पाना है कि विचार करके सही या गलत किसका फैसला करना है। तो इसलिए इस चीज़ को भी जाने कि उपरोक्त में से कौन अंग्रेजों की भारत की देन थी। अंग्रेजों की भारत की देन थी, यानी अंग्रेजों की वजह से आई, अंग्रेजों ने दिया। अब विचार करते हैं कि मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना। अब ये प्रश्न केवल इस यूरोपीय कंपनियों के पढ़ने से नहीं आ जाता, कहीं ना कहीं समग्रता से अध्ययन होगा तो हम कई सारी चीज़ों को जान पाएंगे। मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अंग्रेजों से पहले ही मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन किया जाता था। ये अंग्रेजों ने नहीं दिया। आखिर कहीं न कहीं ये पद्धति जो है शेरशाह के समय भी नज़र आती थी कि उसकी पद्धति के अंतर्गत भूमि को अच्छे, मध्यम और निम्न कोटि में उसने बांटा, जो रैयतवाड़ी पद्धति के नाम से जानी जाती थी। और तत्पश्चात अकबर ने भूमि का वर्गीकरण किया पोलज, प्रति, चाचर और बंजर में, और फिर उसकी यानी उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया था और भू राजस्व का निर्धारण किया था। और उसकी भू राजस्व के निर्धारण की पद्धति आईने दसाला के नाम से जानी जाती थी। तो इसका तात्पर्य हुआ कि अंग्रेजों की देन नहीं है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग किया जाना, तो ये अंग्रेज नहीं लाए थे। तोपखाने का प्रयोग भारत में उससे पहले ही हो रहा था। और इस बात को हम लोग, मैंने कहा, मध्यकाल में कई बार चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से उत्तर भारत में जो है पानीपत के युद्ध में पहली बार जो है बाबर ने जो है वह तोपों का प्रयोग किया हुआ था। तो मुगलों के समय में चलती फिरती तोपें हुआ करती थी। तो इसका तात्पर्य ये भी कोई योगदान उनका नहीं है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती उन्होंने दी, ये बात भी गलत है, क्योंकि ये पुर्तगालियों की देन है। जब पढ़ लेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीति तो पता चल जाएगा अंग्रेजों की देन क्या है। निर्धनता थी, यहाँ पर भूखमरी थी, अकाल था, ये देन है उनकी। और क्या देन है आगे पढ़ेंगे। खैर, तो प्रश्न कि अब क्या देन थी, तो उत्तर आपका इनमें से कोई भी नहीं। अब यही चीज़ें हैं कि अगर थोड़ा सा इन चीज़ों को समझें कि आखिर कौन सी देन कह रहा है, कौन सी देन थी, तो आप गेस करके नहीं कर सकते। कूट ऐसे होते हैं, ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं कि आपको जानना पड़ेगा कि आप अगर एक चीज़ जान रहे हैं कि पता नहीं इसके बारे में क्या था, पता नहीं, यही तो देन नहीं थी, तो उत्तर एक भी हो सकता है। तंबाकू, लाल मिर्च की खेती है, लग रहा है कि फिर तो ये भी हो सकता है। गेस करने से यूपीएससी क्वेश्चंस नहीं होंगे, पढ़ना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा कहता है तो गलत बात है। लाखों विद्यार्थियों के बीच में अपना स्थान बनाने के लिए मेहनत से अलग कोई रास्ता नहीं है। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि अन्य यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ अंग्रेजों की सफलता के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था, देखिए फिर से, कौन सा नहीं था कारण। कह रहा अन्य यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ अंग्रेजों की सफलता के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था।
ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी की उन्नत प्रशासनिक संरचना एवं प्रतिस्पर्धी प्रकृति। अन्य यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ अंग्रेजों की सफलता की बात की जा रही है। तो मूल रूप से कहीं ना कहीं आखिर जो अन्य यूरोपीय कंपनियां थी, चाहे हम डच की बात करें, पुर्तगीज की बात करें, फ्रांसीसी की बात करें, तो अंग्रेज सफल क्यों हुए थे, इन चीज़ों को लेकर चल रहा है और कह रहा है उनमें से कौन सा एक कारण नहीं था। तो ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी की उन्नत प्रशासनिक संरचना और प्रतिस्पर्धी प्रकृति, एकदम ठीक बात है कि ब्रिटिश कंपनी एक निजी कंपनी थी, तो उसमें उन्नत भी चीज़ें थी, प्रतिस्पर्धात्मक चीज़ें भी थी, कॉम्पिटिटिव थी बहुत ही। तो अपने आप में ये बात तो सही दिख रही है। और गलत इसमें से कह रहा है कौन सा नहीं था, यानी कौन सा कारण नहीं था। ब्रिटिश नौसेना अपने समय में सबसे उन्नत थी, तो एकदम ठीक बात है कि ब्रिटिश नौसेना सर्वश्रेष्ठ नौसेना के रूप में थी। इसी नौसैनिक शक्ति के बल पर तो वह जो है विश्व जीत रहे थे, विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर रहे थे। तो ये बात भी एकदम ठीक है। अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में अंग्रेजों का धर्म के प्रति अधिक उत्साही होना और ईसाई धर्म के प्रसार में अधिक रुचि लेना। रुचि तो लेते थे, तो अब जरा अगले पर देखा जाए कि अगला क्या कह रहा है। ब्रिटिश कमांडर की कुशलता और श्रेष्ठता, इसमें तो निर्विवाद बात है, सत्य बात है एकदम कि ब्रिटिश कमांडर कुशल थे, श्रेष्ठ थे, इसमें कोई दो राय नहीं। अंग्रेजों की सफलता में से कौन सा एक तत्व नहीं कह रहा है, तो ये तो तत्व था। धर्म के प्रति अधिक उत्साही होना और ईसाई धर्म के प्रसार में अधिक रुचि लेना, ये अंग्रेजों की सफलता का कारण नहीं है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस लैंग्वेज के आधार पर टिपिकल बना दिए जाते हैं। तो यहां पर बार बार ध्यान रखना है कि अन्य यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ अंग्रेजों की सफलता के कारण बताए जा रहे हैं और कह रहा उनमें से कौन सा एक कारण नहीं है। कारण है नहीं, बल्कि कौन सा एक कारण नहीं है। तो कौन सा एक कारण सही नहीं है? धर्म के प्रति अंग्रेजों का धर्म के लिए अधिक उत्साही होना और ईसाई धर्म के प्रसार में अधिक रुचि लेना, ये बात सही नहीं है। अर्थात यही आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर सी। इससे संबंधित प्रश्न एक और देखें, फिर हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश कंपनी के संदर्भ में। 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? अब देखिए, कहा जा रहा है कहां एक कारखाना स्थापित करने की 1613 में अनुमति मिली थी, तो उत्तर इसका डी हो जाता है। 2006 में सीधा सा प्रश्न आ गया इस चीज़ को लेकर कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां पर अनुमति मिली थी, किस स्थान पर? सूरत में। दरअसल ये बात समझ पाइए कि जब ब्रिटिश एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आता है, वह कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज़ से आता है, वह जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में चलता है। तो जिस समय वहाँ पर चला था, आने में समय लगता है, पहुँचते पहुँचते उस समय के स्तर पर यहाँ पर 1605 ईस्वी के पश्चात 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और तत्पश्चात जहांगीर शासक थे। तो उस समय वह आकर अपना व्यापारिक केंद्र सूरत में बनाता है। व्यापारिक केंद्र का तात्पर्य हो गया कि व्यापार करने के लिए एक जहाजी बेड़ा आकर रुका। उनका अपना प्रयास था कि हमको अनुमति मिल जाए ताकि किसी तरह की कोई समस्या न हो। उस समय उनको वह अनुमति प्राप्त नहीं हुई, लेकिन तत्पश्चात अब उस क्षेत्र के अंतर्गत जो पुर्तगीज हुआ करते थे, वह विरोध भी कर रहे थे अंग्रेजों का। तो वहाँ 1611 ईस्वी में एक तरीके से संघर्ष होता है और उस संघर्ष के अंतर्गत पुर्तगीज पराजित भी होते हैं। तत्पश्चात कहीं ना कहीं मुगलों को भी ये लगा कि अब अंग्रेज़ों की अपनी व्यापारिक स्थिति बेहतर हो सकती है और उनसे लाभ भी मिल सकता है। इस वजह से 1613 में उनको वह अनुमति दे दी गई। ध्यान में यही रखना है कि अनुमति 1613 में दी गई, जहाँ पर पहले से थे 1608 में, वही उनका पहला व्यापारिक केंद्र हो गया।
ये अलग बात है कि उसके पहले ही वह दक्षिण भारत के अंतर्गत मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र भी बना लिए थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अंग्रेजों का भारत में पहला व्यापारिक केंद्र कौन सा था, मसूलीपट्टनम या सूरत, तो सूरत। दक्षिण भारत में पहला पूछा जाए तो निश्चित तौर पर बताने की जरूरत है मसूलीपट्टनम। अब यही चीजें हैं कि वह सूरत में जो है उनका पहला व्यापारिक केंद्र यहां पर बन रहा है और उन्हें अनुमति 1613 में प्राप्त हो रही है। ये जो प्लस का निशान है, ये जो है एक तरीके से अंग्रेजों के संदर्भ में बस्तियों के लिए कहा जा रहा है कि वहां पर उनका मद्रास में उनका व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, मद्रास उनका प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था एक तरीके से। बंगाल के क्षेत्र में देखा जाए, हुगली में उनका यह व्यापारिक केंद्र भी है। विशेष रूप से बॉम्बे, मद्रास, इसी मद्रास को लेकर फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा यानी एक अधिकार पत्र उनको प्राप्त हुआ था। असल में अंग्रेज जब यहाँ पर आए, धीरे धीरे उन्होंने व्यापारिक बस्तियों की स्थापना की, तो समय समय पर मुगल शासकों से, क्षेत्रीय शासकों से उनको अधिकार प्राप्त होते रहे थे। इसी क्रम में कहा जाए कि 1632 ईस्वी में उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया था। 500 पगोड़ा के बदले जो है व्यापार करने का अधिकार कर मुक्त, ये उनको प्राप्त हुआ था। लेकिन 1717 ईस्वी में उस समय जॉर्ज सुनमन की अध्यक्षता में एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था और उस समय भारत के अंतर्गत मुगल सम्राट फरुखसियर हुआ करता था। इस जॉन सुरमन की अध्यक्षता में आया हुआ प्रतिनिधि मंडल, उसके साथ अन्य लोग भी थे, जिसमें एक डॉक्टर हैमिल्टन भी थे, और जिन्होंने उस समय फरुखसियर का इलाज किया था। तो उससे वह खुश हो गए बहुत। अब मुगल बादशाह थे, खुश हो गए तो कुछ भी दे सकते थे। तो उन्होंने अधिकार एक पत्र दे दिया, जिसको हम कह रहे हैं कि वह दस्तक के रूप में जाना जाता था, कि उन्हें कर मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया था 3000 वार्षिक शुल्क के बदले जो है। तो 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया, फरुखसियर के द्वारा 1717 में दिया गया वह शाही फरमान। तो इसी को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो इसलिए उत्तर ये हो गया आपका। अब अंग्रेजों और मुगल सम्राट के बीच इलाहाबाद की संधि भी हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब आगे बंगाल का क्षेत्र पढ़ रहे होंगे तो किस तरीके से बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को पराजित किया गया, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। लेकिन ये कोई मैग्ना कार्टा के रूप में नहीं जाना था, बल्कि उसके पहले ही वह मैग्ना कार्टा कहला रहा है। गोलकुंडा के सुल्तान से स्वर्ण फरमान ये अलग प्राप्त हुआ था 1632 ईस्वी में, और जहांगीर द्वारा सर थॉमस रो को दिया गया वह फरमान, यानी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के संदर्भ में। तो ये नहीं है, बल्कि उत्तर आपका मुगल सम्राट फरुखसियर का एक फरमान कहलाता है, जिसको हम कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों के संदर्भ में कुछ तथ्यात्मक चीज़ों को अगर देखें, 1599 में इस कंपनी की स्थापना हुई और गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ के नाम से जानी जाती थी। आरंभ में 15 वर्ष के लिए कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार का एक अधिकार दिया गया था, और इसी को आगे चलकर 1609 ईस्वी में एकाधिकार को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया था, अनिश्चित काल के लिए। और तत्पश्चात हम पढ़ रहे होंगे 1813 के इस एक्ट के माध्यम से यही कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था और भारत का दरवाज़ा प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया था। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार इस अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। जब हम संवैधानिक विकास के क्रम के प्रश्नों को डील करेंगे तो वहाँ पर यह बात दोबारा आएगी। 1611 ईस्वी में, 1608 में कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज था जो समुद्री मार्ग से भारत आया और सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना की।
ध्यान कीजिए, सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना किया था। 1611 ईस्वी में दक्षिण में मसूलीपट्टनम में जो है प्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुई अंग्रेजों की। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा एक सुनहरा फरमान दिया गया था। इसका मतलब एक विशेष अधिकार दिया गया था। उनकी मुद्रा पगोड़ा कहलाती थी, तो 500 पगोड़ा लेकर वह उनको व्यापार करने का अधिकार दे रहे थे। और फिर एक चीज़ यह है कि इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कि 1676 में कंपनी को बंबई में सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया था। 1687 में कंपनी को न्यायालय स्थापित करने का अधिकार मिल गया था और बॉम्बे उनका मुख्यालय बन चुका था एक तरीके से। यह बात समझ पाइए कि दरअसल जिस समय एक पुर्तगीज राजकुमारी कैथरीन का विवाह वह जो है ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड के साथ हुआ था, तो उपहार स्वरूप वहाँ पर अंग्रेजों को बॉम्बे प्राप्त हुआ था। और तत्पश्चात, यह 1661 की बात थी, और तत्पश्चात उस बॉम्बे को जो है, चूँकि अब वहाँ के राजकुमार को प्राप्त हुआ था, तो उसको जो है ब्रिटिश कंपनी को 10 पाउंड किराए पर दे दिया गया 68 में बॉम्बे के अंतर्गत। और फिर 87 में जो है वहाँ पर उनका वो मुख्यालय मूल रूप से बन गया था। 1833 में कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया था। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा था और उसी समय भारत का मुगल बादशाह वह औरंगजेब हुआ करता था। उस अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्रवाई की और उनको वहाँ पर हटना पड़ा अंग्रेज़ों को। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी कि हुगली में जो है इन अंग्रेज़ों ने लूटपाट मचाया था और वहाँ पर औरंगजेब के समय में इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। 1698 में अंग्रेज़ों ने सुल्तानती, कोलकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त की और इस समय बंगाल का नवाब आजीमुशान होता था। हम आगे पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्यों के अंतर्गत पुनः इस पर घटना को, और इन्हीं तीनों क्षेत्रों को मिलाकर जो है वहाँ जॉब चरनॉक ने एक कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना किया था, जिसका पहला प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर हुआ करता था। तो ये तथ्य भी है। 1717 में फर्रुखसियर ने शाही फरमान, जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जारी करके छूट प्रदान किया था। तो फर्रुखसियर, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में कंपनी को जो है एक विशेष जो है छूट प्रदान की, जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डेनिश कंपनी के संदर्भ में एक दो इन्फॉर्मेशंस हैं। डेनमार्क की डेनिश कंपनी 1616 में भारत में आती है और ट्रंकोबार में तमिलनाडु के निकट अपना प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करती है। तत्पश्चात अपनी कंपनी को वह ब्रिटिश को बेचकर चले जाते हैं। फ्रांसीसियों के संदर्भ में प्रश्न आए हुए हैं, उनको जरा समझें कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ लगाया। पहला कारखाना, स्वाभाविक सी बात है कि अब फ्रांसीसी आ रहे हैं तो पहला कारखाना कहाँ लगाया जा रहा है, वह सूरत में स्थापित किया जा रहा है। 1668 में, अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे पहले ये चीज़। फ्रांसीसी कंपनी के संदर्भ में समझ पाए कि एक सरकारी कंपनी, पूर्णतः सरकारी कंपनी है। और फ्रांस के संदर्भ में मैंने कहा कि 1664 में इसकी स्थापना हो रही है। उस समय फ्रांस का शासक लुई 14 था और उसका वित्त मंत्री एक कोलबर्ट हुआ करता था। तो एक सरकारी कंपनी है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो एक पूर्णतः सरकारी कंपनी है और इसी अब फ्रांसीसी कंपनी के संदर्भ में कि जब 64 में कंपनी की स्थापना हो रही है और फिर 67 में एक फ्रांसिस्कैरो के माध्यम से व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल यहाँ आता है और 68 में सूरत में जो है वह अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना करता है। फिर तत्पश्चात मसूलीपट्टनम में करते हैं। फ्रांसीसियों के संदर्भ में वह पढ़ रहे होंगे, हम बातों को समझेंगे कि किस तरीके से एक कर्नाटक वार के अंतर्गत अंग्रेज़ों के साथ उनका संघर्ष हुआ था। तो यहाँ पर सूरत में उनका पहला कारखाना लगाया गया था। 2003 के आईएएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है यह।
तो कई बार सामान्य से प्रश्न भी होते हैं, उसके लिए बहुत तूफान मचाने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से एक प्रश्न है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। देखिए क्वेश्चन, लैंग्वेज देखिए, और यही वजह है कि कौन निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में, तो कई बार जल्दीबाजी में आप जो है टिक मार कर कहीं और चले जाते हैं। कह रहा सबसे अंत में आए, सबसे अंत में। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे फ्रांसीसियों के संदर्भ में कि सबसे अंत में आए हैं, यानी यहाँ पर वे 1668 में अपनी पहली व्यापारिक कंपनी की स्थापना कर, उससे पहले तो सबने कर लिया। दिक्कत कहाँ होती है, प्रश्न को सावधानी से न पढ़िए तो, कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में लगेगा, आया, सबसे पहले आया, और पुर्तगाली लगा के चले आएंगे, जल्दी में टिक कर देंगे, और फिर रूम पर पहुंचेंगे और जब कोई मित्र जो है याद दिलाएगा, मित्र का काम ही यही बतलाना कि तुम्हारा गलत क्या हुआ है, तो फिर ओह क्या बताऊं, मेरा तो आता हुआ सवाल गलत हो, मैंने ये पढ़ा ही नहीं। अरे भाई नहीं पढ़ा, क्यों, किसने कहा था? तो ध्यान रखिए, ये पढ़ना ही तो है 2 घंटे के भीतर सब एग्जाम में, कि सबसे अंत में, तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। क्रम यही है, पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। कि आखिर कब आ रहे हैं, कि इन चीज़ को देख पाए हम कि कहीं ना कहीं आखिर पुर्तगाली के संदर्भ में 1498, डचों के संदर्भ में 1605 ईस्वी, ब्रिटिश 1608 ईस्वी में प्रथम व्यापारिक केंद्र बना रहे हैं, डेनिश ट्रंकोबार में 1620 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1668 में सूरत में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र बना रहे हैं। तो उसी ऑर्डर में हम लोग पढ़ ही रहे थे, चीज़ों को याद रखने का भी होता है कि सबसे अंत में फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ रहे थे, इसलिए फ्रांसीसियों के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो ये भी चीज़ आता है, क्रम आता है सीधे सीधे लगाने के लिए, मैच करने के लिए। स्टेट पीएससीज में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे। इसी तरीके से एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से युद्धों और उनके तात्कालिक कारणों के सही युग्मों की पहचान कीजिए। सही युग्मों की पहचान कीजिए। पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध। अभी कर्नाटक युद्ध दरअसल अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। क्यों हो रहा था, किस वजह से हो रहा था, अगर इनके कारणों की हम बात समझ पाएं तो ये दरअसल वह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से, यानी यूरोप के मामलों को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में संघर्षरत हुए थे, भारत में भी होने लगा। तत्पश्चात वह हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के संदर्भ में भी गुटबंदी हो गई कि एक पक्ष का अंग्रेज साथ दे रहे थे, दूसरे पक्ष का फ्रांसीसी साथ दे रहे थे। तो पहला कर्नाटक वार जो है एक तरीके से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा जा रहा था, तो दूसरा कर्नाटक वार वह हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के मुद्दे पर हस्तक्षेप के कारण हो रहा था, और तीसरा सप्तवर्षीय युद्ध के साथ हो रहा था। अब उन्हीं को कह रहा है कि तात्कालिक कारणों की पहचान करनी है। बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने फ्रांस को भड़काने के लिए कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को जब्त कर लिया। तो ये बात एकदम ठीक है कि बार्नेट के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना ने फ्रांस को भड़काने के लिए फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था। तो पहला कर्नाटक युद्ध इसलिए जो है आरंभ हो रहा है। दूसरा कर्नाटक युद्ध, फ्रांसीसी सेना ने यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान सेंट डेविड और विजयनगरम के अंग्रेजी किलों पर कब्जा कर लिया। अब सप्तवर्षीय युद्ध की दशा द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान नहीं थी,
ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मामला तो उत्तराधिकार के संदर्भ में चल रहा था, हैदराबाद और कर्नाटक के संदर्भ में। मैंने बताया कि नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और अनवरुद्दीन और चंदा साहब किस तरीके से संघर्षरत थे, उन्हीं का पक्ष अंग्रेज और फ्रांसीसी ले रहे हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध दक्कन और कर्नाटक राज्य में उत्तराधिकार के युद्ध में फ्रांसीसी और ब्रिटिश हस्तक्षेप की वजह से, तो तीसरा नहीं दूसरा, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो सही जो युग्म नजर आ रहा है केवल एक, इसलिए उत्तर ए होगा। तो इस कर्नाटक वार के संदर्भ में अगर देखा जाए कि पहला कर्नाटक वार 1746 से 48 के बीच में होता है। कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध में के समय में और भारत में उसका विस्तार कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ कि एक्स-ला-सैपल की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त होता है, यानी उनके यूरोप में समझौता हो जाता है यह फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में। तो इसलिए जो उस समय के स्तर पर फ्रांसीसियों ने ब्रिटिश केंद्र मद्रास पर कब्जा कर लिया था, इस संधि के माध्यम से पुनः अंग्रेज़ों को मद्रास प्राप्त हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि एक्स-ला-सैपल की संधि का संदर्भ किससे, कर्नाटक वार के साथ है। प्रथम तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संदर्भ। दूसरा कर्नाटक वार 49 to 54 हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारियों के मुद्दे पर, कि उन उत्तराधिकारियों के मुद्दे के संदर्भ में अब बात की जा रही है। नासिर जंग हैदराबाद के अंतर्गत थे, तो नासिर जंग का साथ अंग्रेज दे रहे थे, मुजफ्फर जंग का साथ उसका एक तरीके से प्रतिद्वंदी अब फ्रांसीसी दे रहे थे। कर्नाटक के अंतर्गत नवाब अनवरुद्दीन, जिसका साथ अंग्रेज दे रहे थे, और फिर चंदा साहब जो कि फ्रांसीसियों के सहयोग से थे। और फिर ये युद्ध होता है तो गुटबंदी बन गई कि एक तरफ अंग्रेज, अनवरुद्दीन और नासिर जंग, तो दूसरा गुट हो गया मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी। नाम से ही आपके पास पूछा जाएगा कर्नाटक युद्ध का संदर्भ किन के बीच का है, तो आंग्ल फ्रांसीसी। पहला तो यहीं से उत्तर आपके पास एक निकलेगा कि कर्नाटक युद्ध का संबंध किन यूरोपीय कंपनियों के बीच में, आंग्ल फ्रांसीसी, एंग्लो फ्रेंच जो है स्ट्रगल है। तीसरा कर्नाटक युद्ध का संबंध कहां से शुरू होता है, सप्तवर्षीय युद्ध से, 7 वर्षों का युद्ध है और यह पेरिस की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चंस कई बार इन चीज़ों को संधियों से मैच कराने के लिए भी होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। फ्रांसीसियों के संदर्भ में कुछ तथ्यात्मक चीज़ों को अगर जान पाएं, मैंने कहा कि 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडसे और इंटलेस की स्थापना हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध, और यहां पर प्रथम कर्नाटक युद्ध में सेंट थोमे का एक युद्ध हुआ जिसमें फ्रांसीसियों की विजय हुई थी। एक्स-ला-सैपल की संधि और प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। यह संधि इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना नाम केवल इस चीज़ का कि एक्स-ला-सैपल की संधि प्रथम कर्नाटक वार के साथ जुड़ी हुई, और इस संधि का यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में संधि होगी और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए, और इसी वजह से ब्रिटिश केंद्र जो हुआ करता था जिस पर फ्रांसीसियों ने नियंत्रण कर रखा था, मद्रास, वह पुनः अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। द्वितीय कर्नाटक वार हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार की समस्या के चलते हुआ था। और फिर तीसरा कर्नाटक ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य हो रहा है सप्तवर्षीय युद्ध के चलते, और इसी युद्ध के दौरान 1760 में वांडीवाश की लड़ाई होती है। इस वांडीवाश के युद्ध और लड़ाई के अंतर्गत फ्रांसीसी पराजित हो जाएंगे और अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है यह युद्ध कि वांडीवाश का युद्ध क्रम लगाने के लिए कई बार आएगा। यह देखिए 1749 में अंबूर का युद्ध, चंदा साहब उस समय कर्नाटक का नवाब बन गया, अनवरुद्दीन को मार दिया गया था। तो यहाँ पर अंबूर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, कभी कभी क्रम लगाने के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि इस तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान ही वांडीवास की लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया।
अभी हम लोग पढ़ रहे थे पहले जरा वेदारा का युद्ध 1759, अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था। तो वेदारा का युद्ध, वांडिवाश का युद्ध याद रखना है। यह अंबूर का युद्ध भी दिमाग में रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, क्रम लगाने के लिए आ जाता है। तो ये आपका क्वेश्चंस आंसर इस रूप में। तो इन क्वेश्चन आंसर का तात्पर्य यही था कि कहीं ना कहीं हम लोग प्रश्नों को लेकर चलेंगे टॉपिक वाइज, और तत्पश्चात एक एक करके उसका उत्तर तो लगाएंगे ही, उस टॉपिक से संबंधित चीज़ों को पढ़ भी रहे होंगे ताकि एक टॉपिक आपका कवर हो जाए। तो ये थोड़ा सा आरंभिक टॉपिक है अभी, लेकिन अगला हम जब क्लास ले रहे होंगे, अगला लेक्चर आप देखेंगे, उसके अंतर्गत ब्रिटिश क्षेत्रीय राज्य जैसे बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, सिंध, अवध, उनके अंतर्गत जो प्रश्न आए हुए हैं और जो संभावित हो सकते हैं, सहायक संधि प्रणाली, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय वेबगत का सिद्धांत, उन सबको कवर करेंगे। फिर ब्रिटिश आर्थिक नीति, ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति, प्रशासनिक नीति, इस तरीके से हम एक एक करके चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। और ये अब एक तरीके से सारा प्रोग्राम आप इस पे तो देख ही रहे हैं। उसमें संस्कृति IAS का एक ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड करें और वहाँ पर आपको इन चीज़ों को, अन्य सामग्रियाँ भी उसमें, PDF नोट्स भी मिल जाएंगे बहुत सारे पढ़ने के लिए। उद्देश्य यही है कि कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर आपको चीज़ें एक तरफ समग्रता से मिले, जो भी मिले समग्रता से मिले, और कम से कम समय देते हुए अधिकतम लाभ उसका आप ले चलें। तो उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस का अध्ययन करने का तरीका समझ में भी आया होगा और इस माध्यम से आप अपने कोर्स को पूरा कर पाएंगे। तो शुभकामनाएं, और फिर मिलते हैं जल्दी आपसे। धन्यवाद।